नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग की आपकी परीक्षा है, उसकी तैयारी हम अपने इस चैनल पर एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से करा रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक। और जैसा कि कल की क्लास में आपने देखा होगा कि हम किस तरह से उसमें कर रहे हैं, ठीक है ना? तो कल की क्लास में शायद थोड़े बहुत इश्यूज़ थे, थोड़ा साउंड का और इस तरह की चीज़ें आप कह रहे थे। तो आई होप आज उस तरह के इश्यू नहीं होंगे और आज थोड़ा बेहतर तरीके से हम क्लास को कर पाएँगे, ठीक है? और इसके अलावा जो भी आपकी समस्याएँ थी, वो आप जो है कमेंट में ज़रूर लिख दिया कीजिए। इसके अलावा कुछ लोग पीडीएफ के लिए कह रहे थे कि इसकी पीडीएफ भी हमें चाहिए। तो पीडीएफ आप लोगों को माफ़ी के साथ मैं उपलब्ध नहीं करा सकता हूँ। पीडीएफ हमने केवल और केवल अपने पेड विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की हुई है, ठीक है? तो हालाँकि ये क्लास पूरी आपके लिए है, क्वेश्चन आप जो है फ्री में लगा सकते हैं, लेकिन पीडीएफ केवल और केवल पेड विद्यार्थियों को दी जाती है, ठीक है? तो इसके लिए मैं फ्री में मतलब उपलब्ध नहीं करा सकता हूँ। लेकिन आप जो है क्लासेज़ यहाँ पर जो है फ्री में एमसीक्यू वाली क्लासेज़ जैसे कि कल हमने किया था, हम लगातार इस तरह से करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो कल की क्लास जीएस की क्लास मैंने ली थी और उसमें हमने कल पॉलिटी के अंदर 3 टॉपिक्स के अधीन क्वेश्चन्स किए थे। करीब 45 के आस-पास प्रश्न हुए थे हमारे 1 घंटे के अंदर। तो उसमें हमने भारतीय संविधान की विशेषताएँ, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य इन 3 टॉपिक्स पर किया हुआ था। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ ऐसे बिंदु वहाँ से छूटे हुए हों, तो उन टॉपिक्स को हम कभी न कभी कवर आगे ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो कुल मिलाकर के उद्देश्य ये था मेरा कि आप जो है इतने समय में ये पढ़ लें, तो आपने आई होप वो 3 टॉपिक पढ़ कर के उसके एमसीक्यू लगा दिए होंगे। नहीं लगाए हैं तो अब जा कर के आप जो है पीछे की क्लासेस में जब आप वो टॉपिक पढ़ लें, तो उसके एमसीक्यू लगा कर के अपना रिवीज़न कर सकते हैं, अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में हमने करना है आपका जो आज की क्लास का मैंने आपसे कल ही कहा था और मैं जो है कम्युनिटी में भी पोस्ट डाल देता हूँ और वीडियो के आखिरी में भी बता दूँगा मैं आपको कि कल किस पर होगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो आज की क्लास होने वाली है, वो है आपकी डीपीएसपी यानी कि राज्य नीति के निर्देशक तत्व, ठीक है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इस पर हमने करना है और इसके अलावा मैंने आपका आपसे कहा था उपभोक्ता अधिकार, जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है और उपभोक्ता अधिकार वाली बात थी, वो वाला जो टॉपिक है आपका पॉलिटी में जुड़ा हुआ, उन इन 2 टॉपिक का टेस्ट हमने आज करना है, ठीक है? तो इसको जो है हमने आज पढ़ना है, इससे संबंधित प्रश्न मैं लेकर के आ रखा हूँ, तो जुड़िए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और फिर जो है हम इसके एमसीक्यू लगाते हैं साथ में मिल कर के, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक है? और थोड़ा-सा अगर आपको क्वालिटी कम उसमें नज़र आ रही होगी, तो भई आपको थोड़ा-सा थोड़ा अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करिए, ठीक है? 240 360p तक लेकर के जाइए उसको, ठीक है? तो उतना आपको थोड़ा-सा नेट बचाना पड़ेगा शाम के लिए, रील्स पर सारा नेट खर्च मत करिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ और ये क्वेश्चन है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन आर मेंशन्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ठीक है? तो ये हालाँकि मूल अधिकार का प्रश्न हो गया लेकिन ठीक है, कर ही लो इसको। कि व्यक्ति के गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं? किस अनुच्छेद में आपका जो है गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित होते हैं? तो आर्टिकल 19, 25, 22 या 26 तो कौन-सा अनुच्छेद है, किस आर्टिकल में होते हैं? तो वो है आपका आर्टिकल 22 बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना? इस तरह से जो है हमने क्वेश्चन कल मूल अधिकार के हो गए थे। ठीक है? ये क्वेश्चन आगे होगा कहीं से तो आगे होगा। आप जो है इसको कर लेना। ठीक है? ये जनरली ये जो क्वेश्चन है, ये हमने ज़्यादातर जो पिक किए हुए हैं, ये कहीं न कहीं यूकेपीएससी में कभी न कभी पूछे गए थे, ठीक है? और इसमें से भी हमने ज़्यादातर उन क्वेश्चन्स को हालाँकि हमने थोड़ा कम वरीयता दी है, जो जुडिशरी में पूछे गए थे, जिनके पीछे जे लिखा हुआ होता है। जुडिशरी के प्रश्न हमने कम रखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ बहुत टेक्निकल पूछा जाता है, ठीक है? लेकिन जो सामान्य जीएस के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए थे, उन क्वेश्चन्स को हमने काफ़ी संख्या में रखा हुआ है। तो इससे आप यूकेपीएससी के पैटर्न को भी समझ सकते हैं, उनके सिलेबस को भी समझ सकते हैं और उनके प्रश्न पूछने के तरीके को भी समझ सकते हैं। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, जो वेलफेयर स्टेट की का कॉन्सेप्ट है, द अच्छा इसमें कई कुछ-कुछ क्वेश्चन में हिंदी में नहीं आ पाया, मैं आपको इंग्लिश में भी बता दूँगा, ठीक है? ऐसे ही ट्रांसलेट करके कि जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, इसका समावेश भारत के संविधान में किसमें है? यानी कि किस चीज़ में हमने जो है वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, वो किसमें नज़र आता है आपका? ठीक है? ए, डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी, चौथी अनुसूची में, सी, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स में या डी, प्रस्तावना में। तो किसमें नज़र आता है आपका? किसमें नज़र आता है?
तो जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है, वो भारतीय संविधान के डीपीएसपी में दिखाई देता है। ठीक है? कल भी मैंने आपको कहा था कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए व्यक्तित्व विकास कस कहाँ दिखाई देता है? व्यक्तित्व विकास, ठीक है? तो वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा फंडामेंटल राइट में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वेलफेयर डीपी तो वो में दिखेगा आपको डीपीएसपी में। ठीक है? ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये कई बार पॉलिटी में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इस वजह से मैं इनको रख देता हूँ, ठीक है? अगला प्रश्न है आपके सामने, द टर्म एक्स पोस्ट फैक्टो, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। एक्स पोस्ट फैक्टो शब्दावली का क्या अर्थ है? व्हाट डज़ इट मीन? एक्स पोस्ट फैक्टो इसका मतलब क्या है? ठीक है? ये कल एक छोटा-सा कांसेप्ट छूट गया था, इसको थोड़ा-सा बताने के लिए मैंने ये प्रश्न यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? तो द टर्म एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स क्या होता है इसका मतलब? ए फॉर अ बेस कॉज यानी अधम कार्य से, बी डन आफ्टर अनदर थिंग एंड ऑपरेटिंग रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि भूतलक्षी प्रभाव, सी फैक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी अल्टर्ड दो इट शुड नॉट हैव बीन डन यानी कि कार्य संपन्न होने पर वैध माना जाना, और डी है लेट जस्टिस बी डन यानी न्याय किया जाए। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या है? देखो एक्स आप लोग जानते हैं, एक्स यानी कि पहले, है ना? एक्स जो पूर्व में हुआ होता है, ठीक है? पोस्ट भी उसी के सेंस में आता है, फैक्ट मतलब तथ्य। तो इसका मतलब ये किससे मिलता-जुलता है? शब्दावली है, थोड़ा-सा आपको इसी तरह से भी पिक करना पड़ सकता है। वैसे हालाँकि आपको पता होना चाहिए। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है बी, भूतलक्षी प्रभाव, यानी कि एक ऐसा काम जो पहले किया जा चुका है। माना किसी ने पहले ये काम किया, फॉर एग्ज़ाम्पल माना किसी ने जनवरी में एक काम किया था, कुछ भी एक एक्स वर्क जॉब किया था, और फरवरी में संसद बैठी और फरवरी में जाकर के इन्होंने इस एक्स काम को क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है? इस पे कानून बना दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो क्या तो मतलब जो कानून होगा ये पीछे लागू होगा या नहीं होगा, इसको कहा जाता है भूतलक्षी प्रभाव। तो जनरली ये होता है कि जो आपका कानून फरवरी में बना होगा, उस कानून को पीछे नहीं लागू किया जाएगा, यानी कि उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। ऐसा इस सेंस में एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब लिया जाता है। ठीक है? एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब भूतलक्षी प्रभाव, यानी कि पीछे लिया जा चुका है। यानी कि एक काम हो गया, उसके बाद आप पीछे जाकर के कानून बना रहे हैं, तो वो जो है उसको कहा जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो, और जनरली ये होता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं माना जाता है। हालाँकि एक एक्सेप्शन मुझे याद आ रहा है, कि जब ये निर्भया का केस हुआ था 2012 में, तो उसको उसके उसके संबंध में जो कानून थे आपके जुवेनाइल से संबंधित, कि अगर जुवेनाइल ने कोई इस तरह का रेप एंड मर्डर का केस किया, कोई मतलब अपराध किया हो, तो उनको थोड़ा सजाएँ कम थी। लेकिन बाद में चल कर के संसद के द्वारा इस पर ही वो मतलब काफ़ी जो जुवेनाइल था, उसको शायद नहीं हुई थी, है ना? वो शायद बच गया था इसी वजह से, क्योंकि उस समय जिस समय पर वो अपराध हुआ, उस समय पे जुवेनाइल के लिए जो है उसके लिए जो है फांसी की सज़ा का प्रावधान नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये वाली चीज़ें होती हैं। तो ये जो है भूतलक्षी प्रभाव इसका मतलब होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बहुत आसान साधारण शब्दों में बताया, कोई लॉ वाला विद्यार्थी हो और जो बहुत बेहतर तरीके से अगर आप बता सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस में मेरा मास्टर्स नहीं है, ठीक है? और या फिर ना मैं लॉयर हूँ। कोई बहुत बेहतर तरीके से कोई अगर उसको एक्सप्लेन कर सकता है कमेंट में, तो अच्छा-सा कमेंट लिख कर के वो बता सकता है, जो है आपके कमेंट्स का भी स्वागत है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि डीपीएसपी क्यों शामिल किया गया है? व्हाट इज द पर्पस, यानी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्थापित करना। बी सामाजिक प्रजातंत्र यानी कि सोशल डेमोक्रेसी को स्थापित करना। सी गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, यानी गांधीयन डेमोक्रेसी को स्थापित करना। या फिर डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है, कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्थापित करना। तो इसमें से सही उत्तर क्या है इसका? भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी क्या करता है? डीपीएसपी क्या करता है? डीपीएसपी करता है आपका डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करता है। ठीक है? देखिए, प्रजातंत्र जो है जनरली आप कह सकते हैं कि 2 3 3 प्रकार का हो सकता है।
प्रजातंत्र डेमोक्रेसी जो है केवल और केवल एक फॉर्म ऑफ चूजिंग अ गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है? केवल सरकार चुनने का तरीके का मतलब प्रजातंत्र नहीं होता है, डेमोक्रेसी नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि देश में जो है राजनीतिक रूप से प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, ठीक है? डेमोक्रेसी मतलब सभी को समान अधिकार प्राप्त। लेकिन सामाजिक स्तर पर या आर्थिक स्तर पर प्रजातंत्र हो ही नहीं, भारत की स्थिति ऐसी ही है, ठीक है? भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम अगर एक राज व्यवस्था के रूप में देखेंगे, अगर आप पॉलिटिक स्तर से देखेंगे, तो हम राजनीतिक रूप से तो डेमोक्रेसी हैं, लेकिन क्या हम सोशल स्तर पे हमारे जो समाज है, उस समाज के स्तर पर हम डेमोक्रेसी हैं या अर्थतंत्र के स्तर पर डेमोक्रेसी हैं? तो नहीं है। तो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी हम प्रजातंत्र के रूप में आ पाएँ, इसके लिए डीपीएसपी की व्यवस्था की जाती है, ठीक है? नीति निर्देशक तत्व कि सरकार को बताया जाता है इन सिद्धांतों में कि ये इन्होंने करना है, ठीक है? तो डीपीएसपी जो है हमने अपने बैच में तो पढ़ाया हुआ है बहुत कॉन्सेप्चुअली उससे, ठीक है? कोई लेना चाहे बैच को तो ले सकता है, ज्ञान वाटिका ऐप का और जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन इत्यादि में डाल देता हूँ मैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है? आजकल उसमें थोड़ा-सा उसमें हमने डिस्काउंट रखा हुआ है, तो पहले वो कोर्स जो है 2500 का था, 2500 की जगह आजकल वो कोर्स मिल रहा है आपको 1500 का। इसमें पूरा मिलेगा, इसी के अंदर टेस्ट सीरीज़ भी शामिल है और इन टेस्ट की पीडीएफ भी आपको उसी में मिलेगी। टेस्ट सीरीज़ भी शामिल है, जो हमने शुरू करनी है, ठीक है? थोड़ा सिलेबस होने के बाद सिलेबस हमने टेस्ट सीरीज़ शुरू भी करनी है, उसी में शामिल है वो भी, ठीक है? और पूरा कोर्स नोट्स सहित सब कुछ इसमें है। प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे आपको टाइप किए हुए और वीडियोज़ मिलेंगी, लाइव भी क्लास होगी, रिकॉर्डेड लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों माध्यमों पर मौजूद होगा, ठीक है? आज की क्लास में इंग्लिश वाला करना भूल गया मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है ओरली बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो वो आप कर सकते हैं ज्ञान वाटिका ऐप करके। तो डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है समझाने के लिए कि जो डीपीएसपी है वो किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या फ़र्क है? ठीक है? ध्यान रहे डीपीएसपी भी एक तरह का अधिकार ही होता है, लेकिन वो मूल अधिकारों से फंडामेंटल राइट से कैसे भिन्न है? ए, पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्य के लिए यानी कि मतलब पूर्वोक्त यानी डीपीएसपी के लिए, पूर्वोक्त यानी पहले जिनको हमने उक्त किया वह है, उपरोक्त उत्तरोक्त यानी जो बाद में है, यानी कि डीपीएसपी केंद्र सरकार का है और मौलिक अधिकार राज्यों के लिए है, तो ये तो गलत है, ये नहीं है। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, नहीं, दोनों ही संविधान के अंश हैं। सी, निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है? तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए इसका उत्तर? इसका उत्तर है सी, ठीक है? देखिए, जो आपका डीपीएसपी है, डीपीएसपी न्यायालय में अवाद योग्य है, अवाद योग्य या वाद योग्य नहीं है, ठीक है? अवाद योग्य है और जो फंडामेंटल राइट है, वो आपका क्या है? वाद योग्य है। इसका मतलब कुल मिलाकर के ये है कि यदि सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा आपको फंडामेंटल राइट से वंचित किया जाए, फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कल जो मैंने प्रश्न जिसका मैंने कहा था कि कमेंट करना, कुछ लोगों ने किया भी कमेंट, तो उसका उत्तर ये था कि मूल अधिकारों का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आपका फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिलता है, वो उससे वंचित किया जाता है आपको उससे, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो न्यायालय में वाद योग्य है। लेकिन डीपीएसपी अगर लागू नहीं किया माना सरकार ने, तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है? यही एक फ़र्क है कि डीपीएसपी क्या है? अवाद योग्य या अप्रवर्तनीय है, ठीक है? प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार क्या है? प्रवर्तनीय है, ठीक है? वो न्यायालय से आप लेकर के आ सकते हैं उसका जस्टिस, ठीक है? यही है कुल मिलाकर के इस प्रश्न का मतलब, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है उसमें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें। अगला, भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी है, वो किस देश के संविधान से लिया है? हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी को लिया है? यूके, यूएसए, आयरलैंड या फिर जापान? तो कहाँ से हमने लिया है डीपीएसपी को? ये ज़रूर याद रखिएगा मूल कर्तव्य कहाँ से लिया, राइट कहाँ से लिया, ठीक है ना? जो अलग-अलग शब्द हैं वो कहाँ-कहाँ से लिए हैं, वो सोर्सेज़ आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं, ठीक है? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची कहाँ से ली है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अलग-अलग जगहों से ली है। तो इस क्रम में हमने डीपीएसपी कहाँ से लिया है? तो वो लिया है हमने बताओ सी आयरलैंड से, ठीक है? आयरलैंड से लिया है, ठीक है? यूके से हमने क्या ली? जो अपनी शासन व्यवस्था है संसदीय प्रणाली जो है वो यूके से ली है। यूएसए से हमने क्या लिया? मूल अधिकार लिया और भी बहुत सारी चीज़ें और आयरलैंड से हमने क्या लिया है? हमने क्या लिया है? आयरलैंड से डीपीएसपी लिया है, ठीक है? जापान से भी कुछ लिया है वो अभी मैं याद कर नहीं पा रहा हूँ लेकिन ठीक।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यानी कौन सा आर्टिकल है जो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ठीक है, अब आपसे आर्टिकल पूछे गए हैं, डीपीएसपी पूछा जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल 33, 40, 48 या फिर 50 बताना है अब आपने। मैंने आपको कहा था कि पहले ही आप पढ़ के आएंगे तो बढ़िया रहेगा, आप लाइव जो है लगा सकते हैं अपने एमसीक्यू। ठीक है, तो पढ़ा होगा आपने, आर्टिकल तो पढ़े ही होंगे। कौन सा है? कौन सा आर्टिकल है जो पंचायतों के गठन के लिए है? ठीक है, अंग्रेजी वाले इतना तो समझ ही पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। पंचायत का इंग्लिश में भी पंचायत ही कहते हैं उसको। ठीक है, तो किस आर्टिकल में पंचायतों के गठन के लिए निर्देश की बात कही है? कौन सा डीपीएसपी का अनुच्छेद था वो? तो वो था आपका बी, अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। ठीक है ना? आर्टिकल 48 आपका उससे संबंधित है, पर्यावरण रक्षा तथा वन्य जीव रक्षा से। और अनुच्छेद 50 जो है आपका कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात उसमें कही गई। ठीक है, 33 तो आपका वहां से संबंधित है, मूल अधिकारों से के अंदर आता है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे जो है ये लिस्ट मिलाने को कहा जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल 40 एक तरफ आपके आर्टिकल हैं, दूसरी तरफ आपको जो है बताना है कि इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। ठीक है, किससे संबंधित है कौन सा आर्टिकल, बताइए। आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 जो है, मैंने अभी आपसे कहा ए जो है वन से संबंधित है कि नहीं है? ए किससे संबंधित हो गया? वन से संबंधित हो गया। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात, ये डीपीएसपी था। और डीपीएसपी होता क्या है? यानी कि संविधान में बताया गया है कि राज्य को करना क्या है, यानी सरकार जो भी गठित होगी, सरकारों को आगे चल करके क्या करना है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जितनी भी योजनाएं होती हैं, योजनाएं जितनी भी होंगी, जितनी भी नीतियां बनेंगी, जितने भी संशोधन, जितने भी सारी चीजें की जाएंगी सरकार के द्वारा, वो किसी ना किसी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ठीक है? तो इसके बाद थोड़ा-सा आप जो है थोड़ा ये भी मैच कर सकते हैं इसमें। जैसे जो मनरेगा था, मनरेगा जो था उसमें हमारे डीपीएसपी में एक प्रावधान किया गया था कि देश के सभी उनको जो है रोजगार उपलब्ध कराना, देश के सभी नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा वेजेस उपलब्ध कराना, यानी कि एक बेसिक वो पे उपलब्ध कराना क्या होगा? एक डीपीएसपी होगा। और आगे चल करके मनरेगा के रूप में उसको हमने इम्प्लीमेंट भी किया। ठीक है? तो ये चीज़ होती है। समझ गए होंगे आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो डीपीएसपी क्या होता है? सिद्धांत है और उसका प्रैक्टिकल होती है जितनी भी सरकार नीतियाँ बनाती है, जितने भी पॉलिसीज़ बनाती है। ठीक है? 41 है, ये जो है ये काम करने के अधिकार से संबंधित है। ठीक है? 44 है समान नागरिक संहिता, ये मतलब सेम टू सेम हो गया। 44 समान नागरिक संहिता और 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। 4 आर्टिकल अभी याद करा दी मैंने आपको क्वेश्चन में ही। तो इसका जो उत्तर होगा A1, A1, B2, B2, C3, हाँ ये ए जो है आपका इसका उत्तर हो गया। ठीक है? इस तरह से जो है आपने बनाना है। आई होप ये कर पा रहे होंगे आप। ठीक है? मनरेगा कार्यक्रम देखो यही वाला क्वेश्चन आ गया संयोगवश। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? किस आर्टिकल को इंप्लीमेंट करने के लिए आप मनरेगा कार्यक्रम लेकर के आए थे? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ठीक है? तो ये जो था आपका ये किससे संबंधित था? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50। तो ये था आपके काम करने से संबंधित और कार्य करने से संबंधित जो है आर्टिकल 43 था। ठीक है? आर्टिकल 43 समझ गए होंगे आप। ठीक है? चलिए आगे बढ़े। ठीक है? थोड़ा-सा कुछ योजनाएँ जो हैं, जो प्रमुख योजनाएँ हैं, कौन-सी योजना किसके अधीन बैठेगी, इसलिए थोड़ा-सा याद कर लेना। मोटी-मोटी हेडिंग के रूप में भी बना लेना। ठीक है? तो ये है, जैसे एक प्रश्न हो सकता है, अभी नीचे आएगा भी वो क्वेश्चन कि विदेश नीति जैसे अगर आपसे पूछा जाए माना पंचशील सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अब ये किसी किताब में नहीं लिखा मिलेगा आपको कि पंचशील सिद्धांत इस अनुच्छेद से संबंधित है। लेकिन पंचशील सिद्धांत किस किस चीज़ का है? ये हमारी विदेश नीति का हिस्सा है ना, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा था कि नहीं था? है ना पंचशील सिद्धांत जो हमने बनाए या फिर जो गुट निरपेक्षता की नीति हमने अपनाई कि ना हम इस गुट में, ना हम उस गुट में है, ना अमेरिका के गुट में है, ना यूएसएसआर के गुट में है। तो गुट निरपेक्षता की जो नीति थी, वो किससे संबंधित थी? वो हमारी फॉरेन पॉलिसी से संबंधित थी। और फॉरेन पॉलिसी वाला आर्टिकल कौन-सा है? वो हमने डीपीएसपी में पढ़ा हुआ है 51। आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रयासों में हमने भाग लेना है। ठीक है? इस तरह से हमने कहा है, किसी एक के पक्ष में नहीं झुकना है, निष्पक्ष रह करके और अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में प्रयास करना है। ये हमारी विदेश नीति का सिद्धांत है।
ये हमारी क्या है, पॉलिसी है। इसके अलावा जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, जो योजनाएँ बनाते हैं, जो नीतियाँ अपनाते हैं, वो उसका प्रैक्टिकल है। ठीक है? इस तरह से आपको जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअली भी याद करना पड़ेगा। अगर आप शब्दशः खाली शब्द रट्टा मारेंगे तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा-सा दिमाग खोल करके कॉन्सेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? आगे बढ़ें? चलिए। किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? ठीक है? कौन-सा आर्टिकल था जिसके द्वारा जो उद्योग है यानी जो इंडस्ट्रीज़ है, उसके मैनेजमेंट में जो वर्कर हैं, उनकी भागीदारी का प्रावधान होगा। ये जो है आपका 42वां संविधान संशोधन किया गया, जब 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब किया गया ना, तो उसमें ये जो है एक जोड़ा गया था हिस्सा, ठीक है? कि 43 था जो काम और वेतन से संबंधित था और उसी में जो है एक जोड़ दिया गया 42वां संविधान संशोधन करके कि उद्योगों का जो मैनेजमेंट वाला होगा, जो मैनेजमेंट वाला जो कोर होगा, उसमें हम कर्मकारों की भी भागीदारी करनी करानी है उसमें। उसमें जो वर्कर हैं, उनकी भी क्या होनी चाहिए, उनका भी कुछ स्टेक होना चाहिए, उनका भी कोई ना कोई बोलने वाला वहाँ पे होना चाहिए। तो ये वाला जो अनुच्छेद था, ये था आपका 43 ए, ठीक है? और ये प्रश्न भी आ सकता है कि ये जो है कौन-सा जो है अनुच्छेद जो था वो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया 43 ए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अगेन देखो ये वाला क्वेश्चन अभी आपको बताया था मैंने, विदेश नीति से संबंधित कौन-सा है हमारा? आर्टिकल 51, ठीक है? और 51 कहता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए और निष्पक्षता का रास्ता हमने अपनाना है, ये हमारा कुल मिलाकर के विदेश नीति का बेसिक सिद्धांत है हमारा, ठीक है? वो सब है, ठीक है? और कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, वो इसी सिद्धांत पर चलती है, इसी सिद्धांत पर चलेगी, हमेशा चलेगी। चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, डज़न्ट मैटर, ठीक है? क्योंकि क्या है, एक राज्य के रूप में हमारी पॉलिसी ये है, स्टेट के रूप में यानी देश के रूप में। चाहे आप देखेंगे जैसे अगी अभी अगर आप देखेंगे तो एक तरफ जो इज़राइल-फ़िलिस्तीन का विवाद है, इज़राइल और पैलेस्टीन ये 2 है ना? तो आप देखेंगे कि जो यूरोप है या फिर जो अमेरिका वाला धड़ा है, जो एक ग्रुप है, वो इज़राइल का पक्षधर है, इज़राइल को समर्थन देता है, उनको हथियार इत्यादि देता है। एक धड़ा जो है वो पैलेस्टीन को देता है, जिसमें रशिया भी इसी में शामिल है, इनको देता है, ठीक है? और भारत क्या है? भारत का हमेशा से रहा कि हम गुटनिरपेक्ष हैं। तो भारत आपको सोशल मीडिया पे दिख सकता है कि कुछ नेता जो है इस्राएल के पक्ष में करते हैं, लेकिन वो उनका पॉलिटिकल मामला है। अगर आप एक देश के रूप में नीति देखेंगे, तो मोदी जी इस्राएल जाते हैं, तो फिलिस्तीन भी जाते हैं, ठीक है? और जब भी कोई इससे संबंधित यूएन में वोटिंग होती है, तो भारत निकल लेता है, भारत वोट ही नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? हम क्या है अंतर्राष्ट्रीय शांति के पक्षधर हैं, क्योंकि जिस दिन हमने अगर किसी एक का साथ ले दे दिया, तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया? हमारा जो सिद्धांत था आर्टिकल 51 में, उसका हमने क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। हमको डीपीएस में संविधान बनाने वालों ने कहा था कि आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति के उसमें जाना है और आप क्या कर रहे हैं? एक धड़े में शामिल हो गए। गुटनिरपेक्षता की नीति का आपने क्या कर दिया? वायलेशन कर दिया। तो हम वो कभी करते नहीं है क्योंकि वही हमारे लिए फ़ायदेमंद है और इस नीति का हमको एक उसके रूप में, इस देश के रूप में बहुत फ़ायदा भी मिला है, ठीक है? ये ख़ैर अलग बात है, ठीक है? तो वो मैं समझाने के लिए इस तरह के एग्ज़ाम्पल बीच-बीच में देता रहूँगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें, अगला जो है संविधान का 42वां संशोधन निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धांत डीपीएसपी के सिद्धांतों में जोड़ा गया? 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कौन-सा सिद्धांत डीपीएसपी में जोड़ा गया था? ठीक है, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, सी काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार और डी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो इसमें से कौन-सा जो है सही उत्तर था? मैंने आपको ऊपर भी बताया है, बी। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की कामगार यानी कि जो वर्कर है, ठीक है? जो एकदम मतलब वर्कर आप समझ पाते होंगे किसकी मैं बात कर जो मज़दूर है, उनकी सहभागिता हो कुछ भी करके मैनेजमेंट में, ठीक है? तो वो जो है 42वां संविधान संशोधन करके डीपीएसपी में जोड़ा गया था, ठीक है? आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन-सा एक राज्य का डीपीएसपी नहीं है? इनमें से कौन-सा जो है डीपीएसपी नहीं है कह रहा है, ठीक है? मद्य निषेध यानी कि उसपे वो करना, गौ संरक्षण बी गौ संरक्षण, सी पर्यावरण संरक्षण या डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो इसमें से कौन-सा जो है वो डीपीएसपी नहीं है? कौन-सा नहीं है? देखिए मद्य निषेध है, ठीक है? ये गांधीवादी मूल्य था। शायद ये 8 है 47 शायद है।
थोड़ा देख लेंगे दोबारा, ठीक है। गौ संरक्षण भी हमारा इसी में शामिल है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण भी डीपीएसपी है, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि ये जो 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा है, ये क्या है? ये अब मौलिक मूल अधिकार है। 21A के अधीन ये क्या है आपका? फंडामेंटल राइट है ये, ठीक है। पहले डीपीएसपी हुआ करता था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया? 86वां संविधान संशोधन याद करिए, ठीक है, कल की क्लास में भी बताया था। और जब आरटीई पे, शिक्षा का अधिकार पर हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उसमें भी इस पर डिस्कशन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? इनमें से कौन कौन जो है डीपीएसपी में शामिल है? दो आपके पास दिया गया है। ए, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अब दूसरा है, यानी जो आपका बलात् श्रम यानी जबरदस्ती जो प्रतिषेध, जो आपका क्या कहते हैं उसको, बंधुआ मजदूरी वाला जो है, बंधुआ मजदूरी का प्रतिषेध। और टू है मादक पेय, यानी कि जो आपके नशीले पदार्थ हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, ठीक है। जो आपके मादक पदार्थ होते हैं वो औषधीय, उसके लिए तो यूज किए जा सकते हैं, लेकिन उससे इतर यूज पर प्रतिषेध लगाना, ठीक है। इसमें से कौन कौन सा डीपीएसपी है? क्या 1 वाला हमारा डीपीएसपी है? यस या नो लिखो इसमें कमेंट में। क्या जो ये है आपका, ये हमारा डीपीएसपी है या नहीं है? ये हमारा डीपीएसपी नहीं है। ये क्या है? ये तो मूल अधिकार है, ये तो फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना। दूसरा वाला है हमारा डीपीएसपी, ठीक है, मादक पदार्थ और इन पर प्रतिषेध। और आप लोग जानते भी होंगे, एक देश के रूप में तो नहीं, लेकिन कुछ राज्यों में जो है कुछ मादक पदार्थ जो है बैन होता है। जैसे अगर आप जैसे बिहार है या फिर गुजरात है, ठीक है। और आजकल मैंने एक सीरीज देखी पाताल लोक, उसका सीजन 2 आया था, तो वो नागालैंड पर बेस्ड है। तो उसमें भी ऐसा कुछ रेफरेंस है कि ये ड्राई स्टेट है, तो चलो शायद नागालैंड भी क्या है, ड्राई स्टेट ही है। मतलब वहां पर जो है शराब जो है प्रतिबंधित है, वहां शराब नहीं बिकती है। और इसी के विपरीत अगर आप केरला की बात करेंगे, तो केरला में जो भी जो गुटखा, खैनी, ये वाली चीजें होती हैं, ये केरला में बैन है। इस तरह के प्रतिषेध जो है अलग-अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन जो 2 वाला है ये है आपका डीपीएसपी है, ठीक है। तो केवल 1 जो है सॉरी, केवल 2 जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, हालांकि नागालैंड को मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन लगता है कि वो सीरीज के रेफरेंस से देखा है, तो आपको जो है बता दिया मैंने। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? कौन जो है डीपीएसपी नहीं है? अगेन वही वाला प्रश्न है। पुरुष और महिलाओं के समान कार्य हेतु समान वेतन, बी जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, सी अस्पृश्यता उन्मूलन, या डी काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहे। तो इसमें से डीपीएसपी कौन सा नहीं है? डीपीएसपी सी वाला नहीं है, ये हमारा मूल अधिकार है। आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया है आर्टिकल 17 में, तो सी जो है इसका उत्तर होगा। ये क्या है आपका? मूल अधिकार है, ठीक है, डीपीएसपी नहीं है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों में सम्मिलित है? कौन सा जो है डीपीएसपी में सम्मिलित है? इसमें से ए जो है आपका, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। बी, राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। सी, राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। और डी, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का प्रवर्तन, सॉरी ये प्रवर्तन नहीं होना चाहिए था, उन्मूलन होना चाहिए था, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। प्रवर्तन तो मतलब लागू करना हो गया ना, उन्मूलन होना चाहिए था, ठीक है। तो डीपीएसपी में सम्मिलित कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो इसमें से जो है आपका ये ए वाला जो है ये डीपीएसपी है। बाकी सब क्या है? मूल अधिकार है। ये आर्टिकल 14 है, ठीक है। और ये इसके आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, ये 15 है। और ये 17 है। लेकिन ये वाला जो है देश के पर्यावरण के रक्षण और इसके संवर्धन के लिए प्रयास करेगा, ये आई थिंक आर्टिकल शायद 48 है, ठीक है, जहां तक मुझे ध्यान है। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि 48 ए भी है ना, ये 48 क करके भी है, उसमें भी कुछ प्रावधान है, तो इसलिए थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन ये डीपीएसपी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है डीपीएसपी है? कौन सा जो है नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, बी प्रेस की स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता, या डी विधि के समक्ष समानता। तो कौन जो है डीपीएसपी है? कौन सा है डीपीएसपी? देखो, प्रेस की स्वतंत्रता, ये जो है
ये एक तरह से मूल अधिकार है और ये मतलब पीछे भी एक आर्टिकल है, लेकिन ये डीपीएसपी तो नहीं है ये वाला। धर्म की स्वतंत्रता आपका मूल अधिकार है, विधि के समक्ष समानता भी आपका मूल अधिकार है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि जब सही परिस्थितियां बन जाए तो समान नागरिक संहिता लेकर के आना, यूसीसी लेकर के आना डीपीएसपी था, ठीक है। और इसके संबंध में कह रहे हैं कि प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। ड्राफ्ट इत्यादि जब बनेगा तो देखेंगे। समान नागरिक संहिता जो है डीपीएसपी है और ये लागू होगा, होना चाहिए, इसके संबंध में नीति बनानी चाहिए। उत्तराखंड में तो कह रहे हैं कि है, किस तरह से है क्या है वो तो खैर अलग चीज है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है सही इसमें से सुमेलित नहीं है, ठीक है। 39A कहता है समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, ये सही है, ठीक है। ये 39A जो है समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये एक डीपीएसपी है। बी है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, सही है। सी जो है समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, सही है। डी वाला जो है आपका इसमें उत्तर होगा, ठीक है। अनुच्छेद 48 इससे संबंधित नहीं है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण आपका आर्टिकल 50 है, ठीक है। और ये आपका किससे संबंधित है? पर्यावरण रक्षा और उससे संबंधित है, ठीक है। जो कैटल्स हैं उसके संरक्षण से संबंधित है 48, ठीक है। और ये वाला क्या है? आर्टिकल 50 है, तो डी जो है असंगत है। तो मैं पहले ही कह रहा हूं आर्टिकल कम से कम करके जाना आप लोग, कम से कम मतलब ये वाले तो कर ही देना। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको अच्छे से पता हो, ठीक है। केवल एग्जैक्टली रट्टा मत मार के जाना, थोड़ा समझ करके समझने का प्रयास करना, ठीक है। इस तरह से पढ़ के जाना। चलिए अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में राज्य का डीपीएसपी कौन कौन सा है? ठीक है। मद्य निषेध, फैक्ट्रियों एवं खानों में बलात् श्रम का निषेध, सी बेगार बलात् श्रम निषेध, चौथा अस्पृश्यता निषेध, ठीक है। तो मद्य निषेध डीपीएसपी है, फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम का निषेध ये मूल अधिकार है, बेगार एवं निषेध ये भी मूल अधिकार है, अस्पृश्यता भी मूल अधिकार है। केवल वन जो है आपका उत्तर होगा इसमें, ठीक है। केवल वन जो है आपका उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब जो है उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित है कुछ प्रश्न। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर डे, वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 15 मार्च, 23 अप्रैल या फिर 24 दिसंबर? तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है आपका कब? 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड लेवल का। और भारत में कब मनाया जाता है? तो भारत में जब उपभोक्ता दिवस पूछा जाए, नेशनल कंज्यूमर डे पूछा जाए, तो वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को, ठीक है। मैं एन लिख लेता हूं उस पर, नेशनल। तो नेशनल वाला मनाया जाता है 24 को, 24 दिसंबर को। और 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। ये दो दिवस मनाए जाते हैं, दो स्तर पे मनाए जाते हैं, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और 24 दिसंबर को भारत में इसलिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है इसका उत्तर यहीं पे आप देख सकते हैं। भारतीय संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब पारित किया गया था? तो संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? 24 दिसंबर 1986, 24 अक्टूबर 86, 24 मई 86, 15 मार्च 86। तो 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था, ठीक है। संसद के द्वारा मतलब पूरा राष्ट्रपति का साइन होकर के ये बन गया था, ये पारित हो गया था और ये एक जो है वो बन गया था, एक्ट बन चुका था, ठीक है। तो ए जो है 24 दिसंबर 1986 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। इनमें से उपभोक्ता का अधिकार कौन सा नहीं है? उपभोक्ता को 6 अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है, पता होगा आपको। तो इनमें से कौन सा जो है उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। ए, ये पहला अपनी बात सुनाने का अधिकार, टू शिकायत निवारण का अधिकार, सी उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, या चौथा स्वास्थ्य स्वस्थ पर्यावरण का, थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया, स्वस्थ पर्यावरण होना चाहिए था यहाँ पे, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? जो उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, कौन सा होगा? थोड़ा टेक्निकल टाइप का लग रहा होगा क्वेश्चन, ज्यादा कठिन नहीं, ये चौथा इसका होगा, ठीक है। ये वाला उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। बाकी है अपनी बात रख सकने का अधिकार है, शिकायत निवारण का भी अधिकार है, शिक्षा का भी अधिकार है, यानी उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। छठा अधिकार यही था। इसके अलावा भी है कि जो जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक होते हैं उनके उन प्रोडक्ट्स के प्रति उसका जो है रक्षा का अधिकार। इसके अलावा विकल्प का अधिकार होता है उसके पास, कि जो है दुकानदार को जो है अलग अलग एक ही ब्रांड के नहीं रखने हैं, 3-4 प्रकार के ब्रांड रखने पड़ेंगे, उसके विकल्प का अधिकार होता है। उसको हर चीज जानने का अधिकार होता है, यानी प्रोडक्ट में कितना परसेंट क्या मिला हुआ है, कब तक एक्सपायरी है, वो सब प्रोडक्ट पे लिखना पड़ता है, वो सारी चीज, ठीक है। तो ये 6 अधिकार आप लोग जरूर देख लीजिएगा उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित, ठीक है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है।
भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है? जो कंज्यूमर राइट्स हैं, इनका वर्णन किस धारा के तहत किया गया था? कौन सा सेक्शन था? खैर पेड वालों को तो हमने ये पढ़ा है, आज ही शायद आज ही इसकी क्लास हुई, तो उसमें आपको जो है इम्पोर्टेंट सेक्शन तो बताए ही थे। तो जो बैच के विद्यार्थी हैं वो तो बता ही सकते हैं कम से कम, जो बाहर वाले हैं उन्होंने भी पढ़ा है तो वो बता सकते हैं कि कौन से सेक्शन में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है 1986 का। ठीक है, बताया गया है भाई। धारा 2, धारा 8, धारा 3, धारा 6। कौन से सेक्शन था वो? धारा 6 था। ठीक है, सेक्शन 6 के अंदर जो है अधिकार बताए गए हैं इसमें। ठीक है, धारा 2 में परिभाषाएं हैं, धारा 8 में जो है राज्य के स्तर का जो अ, नहीं, जिला स्तर का जो फोरम है उसके गठन की बात है। ठीक है, और इसके अलावा धारा 3 वो कहता है कि ये किसी भी कानून के से मतलब कम नहीं होगा, इस तरह से कुछ है, तो वो पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा उनको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है ऐसा, लेकिन पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस 2024 की थीम क्या थी? विश्व उपभोक्ता दिवस 2024 की थीम क्या थी? और यह है करंट अफेयर का प्रश्न, और करंट के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। जो आपका टॉपिक था, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड अगर कोई दिवस इत्यादि आता है तो उसमें हर साल कोई ना कोई थीम रखी जाती है। ठीक है, जैसे जो पर्यावरण दिवस है, अब पर्यावरण से संबंधित वैसे आपका किसी में वो नहीं है, लेकिन जैसे 2024 के पर्यावरण दिवस की कोई ना कोई थीम जरूर रही होगी। ठीक है, जो आपका वैश्विक जो आपका बौद्धिक संपदा से संबंधित कानून है, उस दिन जो दिन दिवस मनाया जाता है 2024 में, प्रत्येक दिवस की कोई ना कोई थीम जरूर रखी जाती है, तो वो याद जरूर करना है आपने। तो जो हर 2024 की थीम क्या थी बताओ? 2024 जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया गया था 15 मार्च 2024 को, उसकी थीम क्या थी? विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद, 2 उपभोक्ताओं की समस्याओं का समय, सी उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई, और चौथा डिजिटल शिकायत समाधान। तो क्या था इसमें से जो है 2024 की थीम? ये थी आपकी 3, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। ठीक है, हाँ, तो रिस्पॉन्सिबल एंड निष्पक्ष को क्या कहा जा सकता है? न्यूट्रल तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब निष्पक्ष यानी जो किसी के तरफदारी ना करे। ठीक है, वो शब्द भी अचानक से याद नहीं आता। तो रिस्पॉन्सिबल जो एआई है फॉर द कंज्यूमर्स, ठीक है, ये जो है थीम थी उस समय पे। उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई, ये जो है थीम थी। ठीक है, 2024 की याद रखना, क्योंकि 15 मार्च 2025 को भी आएगा, लेकिन तब तक आपका पेपर बन चुका होगा। ठीक है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। करंट अफेयर 2024 की याद करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? जो 2000 देखो 1986 में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था, 2019 में उसको कुछ संशोधन किए गए, तो उसमें कितनी धाराएं बनी 2019 वाले में? तो अच्छा, ये अध्याय मिट गया इसमें से, चलो मैं ही बना देता हूँ। 2 अध्याय 107 धाराएं, 8 अध्याय 100 धाराएं, 3 7 अध्याय 107 धाराएं, और चौथा 10 अध्याय 108 धाराएं। तो कितने अध्याय हैं इसमें? 2 जो है इसका सही उत्तर है। 8 अध्याय और 100 धाराएं 2019 वाले उसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो प्रमाणित खाद्य उत्पाद हैं, जो फूड वो है, उनका मानक चिन्ह क्या है? आईएसआई मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो जो खाद्य उत्पाद हैं, खाद्य उत्पाद क्या है? खाद्य उत्पादों पर लगता है ये वाला मार्क, आईएसआई मार्क। ठीक है ना? एग मार्क जो है वो एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित जितने लगते हैं। अब लेकिन कृषि से संबंधित हर चीज खाद्य की तो नहीं होती है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो जो कृषि से संबंधित होता है वो एग मार्क, एग्रीकल्चर पे एग बना है। हॉल मार्क जो होता है वो आभूषणों से संबंधित है। तो ये थोड़ा मार्क भी आप लोग याद कर लेना, 7-8 मार्क हैं, वो थोड़ा तैयार कर लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में जागो ग्राहक जागो का कार्यक्रम चलाया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जब जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम चलाया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय, या 7वीं पंचवर्षीय योजना? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जब जागो ग्राहक जागो, इसका जो है एड भी आता था ना? हाँ, तो इस तरह से एक एड आता था, तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये जो कार्यक्रम चलाया गया था, वैसे ये चलाया गया था आपका 2005 में। तो 2005 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 10वीं। ठीक है, 2002 से 2007 तक ये योजना थी, तो 5 में, ठीक है। तो ये जो है जागो ग्राहक जागो किसके अधीन चलाया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, इसके तहत विवाद निपटान यानी कि जो है आपके डिस्प्यूट हैं उनको निपटाने के लिए और प्रक्रिया को सरल करने के लिए किस आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन, उपभोक्ता शिक्षा कमीशन, उपभोक्ता भ्रामक वस्तु कमीशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है? तो किसके गठन का प्रावधान किया गया है इसमें से? तो इसका जो है प्रावधान किया गया है ए, सीआरडीसी का, और इसके अलावा सीसीपीए का भी गठन की बात कही गई है। ये अथॉरिटी होगी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसका मतलब है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, इसका भी गठन किया गया है और इसके अलावा इसके गठन की भी बात कही गई है। ठीक है, 2019 का सीसीपीए जरूर याद रखना, इसका फुल फॉर्म इत्यादि पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जीआई टैग का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआई टैग? ये शायद बौद्धिक संपदा से आगे, लेकिन कोई बात नहीं, कर ही लो, 2 क्वेश्चन है। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है? जोग्राफिक इंडिकेशन। ठीक है, और भारत में ट्रेडमार्क का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है? 5 साल, 7 साल, 10 साल या 20? तो 10 साल के लिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन, हालांकि इस पे अलावा जो कल होगा बौद्धिक संपदा वाले क्वेश्चन हमने कल करने हैं। ठीक है, तो ये थे भाई साहब आपके आपके डीपीएसपी और कंज्यूमर राइट से संबंधित क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ छूट जाएगा तो हमने बाद में करना ही करना है उसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप स्क्रीनिंग का कोर्स हमारा लेना चाहें तो उस पर ऑफर चल रहा है। 1500 रुपए में आपको जो है पूरा कोर्स टेस्ट सीरीज सहित इसका पीडीएफ इत्यादि सहित पूरा कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। ज्ञान वाटिका ऐप आपने डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा जो है कॉन्टैक्ट इत्यादि भी आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद थोड़ी देर बाद में भारत सर की आप उत्तराखंड वाली क्लास के भी एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों का भी स्क्रीनिंग निकले। ठीक है, ऐसा बुरा लगता है ना कि आपका स्क्रीनिंग हो जाए, आपके दोस्त का हो ही नहीं, तो फिर थोड़ा दोस्ती अच्छी नहीं निभाई मतलब आपने। तो शेयर करना है अपने सब दोस्तों के बीच आपने। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।